दोस्तों, वसीयतनामा कहानी के पहला भाग में आप लोगों ने सुना था कि दो भाई ने शादीशुदा बहन के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। अब चलिए आगे सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसीलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। जयराज ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि कमल, मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकीलों के दांव पेच में फंसकर उलझ कर रह जाएगा। इसीलिए जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज़्यादा अधिक उचित होगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रणा करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम लोगों के अपनी विवाद की भनक परिवारों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपनों को बेबस सा पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती है। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जा जाल फैलाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध कर दिया है। जयराज मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बनाकर रखी थी। पशुपेश और अपनी बातचीत में 1 महीना बीत चला था। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ जी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई है, इसीलिए दोनों भाइयों को उनके माताओं मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन जयराज को गुरु नित्यानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वह कमल को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुँचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी के अचानक बिछोड़ को नहीं सह पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप भी हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि वह दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालिक बनकर सिंहासनारूढ़ होगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाए, परंतु साथ ही जीजी संभवतः महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर सोनलता को प्रतिष्ठित कर गई है तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। जयराज ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे और अपने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों पर रख दी थी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। जय और कमल, तुम दोनों को तो मन गोद में खिलाया है, इसीलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसे विवाह नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं सोनलता देवी को समझाने की कोशिश करूँगा। आगे प्रभु इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, वरन उनकी बातों ने मानसिक यंत्रणा ही दी थी।
कमल को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। परंतु जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। जयराज आपसी विवाद की बात जितना छिपाए की कोशिश करते जीजी उतना ही उछल रही थी। गुरुजी अपने लाभ लक्ष्य के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। जीजी से बोली, बेटी आपस में वाद विवाद से क्या लाभ? परंतु वसीयतनामा की काफी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुमारी को हस्तांतरित की है तो फिर विवाद का क्या प्रश्न। और वह अपना ताम झाम समेट कर चले गए। अब तो गुरु जी की सह पाकर स्वर्णलता ने वसीयतनामा के अनुसार माँ जी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर काम काज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालिक स्वर्णलता है। जयराज और कमल ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर स्वर्णलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माँ जी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरा आंसू वैसे ही। जय और कमल फिर झट वह सौदेबाजी पर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहाँ पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। कमल इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे, उनसे न रहा गया। वह क्रोधित होकर आपे से बाहर हो उठे थे। जीजी 30% तो आपको वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नियति खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाग की तरह बैठना चाहती है। स्वर्णलता भला कब चुप रहने वाली थी। क्रोधित स्वर में बोली, कमल मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने ये सब डाले हैं। मैं राजेश्वरी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की है। जय और सुमंगला ने कमल और राजेश्वरी को वहां से हटाकर अंदर कर दिया था। स्वर्णलता देवी बोली, जय आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। स्वर्णलता और रंजीत गौर ने माँ के ऑफिस ने मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपनों को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। जयराज और कमल राज को जीजी की हरकतें आसानियाँ लगी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं थी। जय को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या जोर जबरदस्ती लिखा गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर यह अपनी इच्छा अनुसार लिखवा गया है। कमल का साला चंद्र शाह बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह 1-2 पैसे में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश में नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलाया गया। चंद्रेश ने कमल को भी बहला रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। स्वर्णलता के चेहरे पर शिकन नहीं थी, परंतु जयराज मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा
फर्ज है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौना बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब न ही सोनलता के हाथ में कुछ रह गया था, न ही जयराज और कमल के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। चंद्रश वकील ने वसीयतनामा भर्जा है। सिंद्र करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। सोनलता ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनकी दलीलें और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई। पैसा पानी की तरह बहा जा रहा था। जय डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर बाट में बंदरी पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। सोनलता और रंजीतो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो जय और कमल जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लूट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों के बाद जय सबको बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और कमल आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।